फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद वीएस सर। अब हम न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियन इन अ न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक वेट ए वेरीज एज ए की पावर एन। मतलब जो आप मीन काइनेटिक एनर्जी निकालोगे ना, मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब आप मीन काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, मीन कैसे निकालोगे काइनेटिक एनर्जी का, इस तरीके से वो ए की पावर एन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा और आपसे एन की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी होगी, यही कह रहा है क्वेश्चन में। द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियन की इन अ न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक वेट ए वेरीज एज ए की पावर एन, कि ए की पावर एन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, तो एन की वैल्यू बताइए क्या होगी। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लग आपको वैल्यू बतानी है। अब देखिए आपको क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, p²/2m के। अब आपको P पता है किसके बराबर होता है, माइनस आइटा एच कट इंटू में डेल। डेल क्या है, डेल ऑपरेटर होता है। डेल ऑपरेटर किसके बराबर होता है, करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप। अगर हम इसको यहाँ पर पुट करें P को, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, -h²/2m, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वेयर करने पे, लेकिन आयोटा का स्क्वेयर -1 होता है, इनटू में डेल स्क्वेयर। ये चीज़ आ गई। अब आपको पता है कि जो डायमेंशंस ऑफ डेल की है, मतलब इस डेल की जो डायमेंशन होती है ना, वो x नीचे है y z, मतलब डायमेंशन ऑफ डेल की 1/लेंथ होती है, और डायमेंशंस ऑफ डेल स्क्वेयर की क्या आ जाएगी, 1/लेंथ का क्या आ जाएगी, आपका स्क्वेयर आ जाएगी। डेल स्क्वेयर है, उसकी डिपेंडेंसी लेंथ के स्क्वेयर के क्या होगी, इन्वर्सली होगी। और काइनेटिक एनर्जी की जो डिपेंडेंसी है वो डेल के स्क्वेयर के डायरेक्टली है। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी की जो डिपेंडेंसी है वो लेंथ के स्क्वेयर के क्या होगी, आपके इन्वर्सली होगी। अब देखिए जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो स्फेरिकल होता है, इसका मतलब न्यूक्लियस के केस में आप लेंथ को क्या ले सकते हैं, रेडियस ले सकते हैं। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके इन्वर्सली आ जाएगी, रेडियस के स्क्वेयर के आ जाएगी। अब हमें पता है, हमें तो मीन ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना था, तो वो किसके इन्वर्सली आ जाएगा, आर स्क्वेयर के मीन के आ जाएगा। और ये आपकी क्या है, आर स्क्वेयर का जो मीन है ना, ये आपकी मीन स्क्वेयर रेडियस है। क्या है, मीन स्क्वेयर रेडियस। और मीन स्क्वेयर रेडियस किसी भी न्यूक्लियस की क्या होती है, आपको पता होनी चाहिए, 3/5 आर स्क्वेयर होती है। आर क्या होता है, उसकी रेडियस। तो हम तो डिपेंडेंसी देख रहे हैं तो कांस्टेंट को भूल जाएंगे, तो जो मीन काइनेटिक एनर्जी की जो डिपेंडेंसी है वो आर स्क्वेयर के क्या आ जाएगी, इन्वर्सली आ जाएगी आपको। मतलब ये बहुत अच्छा कंसेप्ट आ गया कि जो मीन काइनेटिक एनर्जी है ना, वो किसके इन्वर्सली होती है, रेडियस के स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है आपका। मतलब हमने क्या देख लिया, ये देख लिया कि जो मीन काइनेटिक एनर्जी है ना, वो किसके इन्वर्सली होती है, आर के स्क्वेयर के। ठीक है। और आर किसके इक्वल होता है, आर नॉट ए की पावर 1/3। ये तो पता है ना कि किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो आर नॉट ए की पावर 1/3 होती है। तो इसका मतलब जो मीन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, आर नॉट तो एक कांस्टेंट है, आर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ए की पावर कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। तो इसका मतलब जो मीन काइनेटिक एनर्जी है आपकी, वो आपकी किसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी, ए की पावर -2/3 के, क्योंकि इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -2/3 हो जाएगा। इसका मतलब जो मीन काइनेटिक एनर्जी थी वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए की पावर एन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही थी, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3 आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एन का -0.67 आ जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मीन मोमेंटम P बार ऑफ ए न्यूक्लियन इन अ न्यूक्लियस
रेडियस ऑफ मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड डिपेंड्स ऑन ए एंड जेड एज, मतलब जो मीन मोमेंटम है ना वो ए और जेड पे कैसे डिपेंडेंसी दिखा रहा है आपको ये बताना है। तो जो पी बार है वो ये ऑप्शन से बताना है आपको। तो पी बार करना है तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि जो एवरेज जो एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी उसकी डिपेंडेंसी ए पे कैसी थी, ए की पावर -2/3 के अकॉर्डिंग थी आपके पास। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए इसका यूज करके आप पी बार पे निकालेंगे। पी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, p²/2m। तो p² क्या आ जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो p कितना आ जाएगा, इस तरफ 2 इस तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। मतलब p का अगर हम मोमेंटम का मीन ले तो वो किस पे डिपेंडेंसी दिखाएगा, काइनेटिक एनर्जी के मीन की हाफ के। तो काइनेटिक एनर्जी का मीन जो है उसकी डिपेंडेंसी a की कितनी थी, -2/3 के थी। तो a की पावर -2/3 के आ जाएगी और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, हाफ। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो मीन मोमेंटम की जो डिपेंडेंसी है वो a की पावर कितना आ जाएगा, -1/3। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये याद कर लीजिए आप कि काइनेटिक एनर्जी की जो मीन काइनेटिक एनर्जी की जो डिपेंडेंसी है वो ए की पावर -2/3 के होती है और मीन मोमेंटम की डिपेंडेंसी ए की पावर -1/3 के होती है फॉर ए न्यूक्लियस के लिए, ठीक है ना। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो डिपेंडेंसी होती है काइनेटिक एनर्जी के मीन की और मोमेंटम के मीन की वो ए की पावर इतने इतने के होती है। ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन आपके गेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एक नोट है कि जो काइनेटिक एनर्जी का जो मीन है वो न्यूक्लियस के लिए किसके इन्वर्जली होता है, आर के स्क्वायर के। तो मोमेंटम किसके इन्वर्जली हो जाएगा, आर के इन्वर्जली हो जाएगा। और आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की है कि न्यूक्लियस की रेडियस के कैसे आपका मीन काइनेटिक एनर्जी या मीन मोमेंटम वेरी करता है। और आर आपको पता ही है, आर किसके बराबर दी जाती है, r0 a की पावर 1/3 के अकॉर्डिंग। तो ये पुटअप करोगे आप तो काइनेटिक एनर्जी जो मास नंबर के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करेगी, a की पावर -2/3 के अकॉर्डिंग। और मोमेंटम कैसे वेरी करेगा, a की पावर -1/3 के अकॉर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था आपका, इसको डायरेक्ट याद करने की भी कोशिश करें कि मीन काइनेटिक एनर्जी आर स्क्वायर के इन्वर्जली होती है और मीन मोमेंटम आर के इन्वर्जली होता है। क्वेश्चन क्या है आपका, इफ़ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की, मतलब रो आर जो आपको डेंसिटी दे रखी है न्यूक्लियस की वो ρ0 e की पावर -r/a है, देन फाइंड RMS रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की। मतलब आपको RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर रेडियस निकालनी है। RMS का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर होता है और रेडियस निकालनी है आपको न्यूक्लियस की। मतलब R जो रेडियस होती है पहले उसका स्क्वायर करोगे, फिर मीन लोगे, फिर रूट लोगे। अब आप पहले क्या निकाल लो, मीन स्क्वायर, R स्क्वायर का मीन निकाल लो। पहले हम ये निकाल लेते हैं फिर उसका रूट कर लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए किसी भी वैल्यू का अगर आपको मीन निकालना है किसी फंक्शन के लिए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर जो है वो ये, और जो फंक्शन आपको दे रखा है f(x) इंटू dx बाय इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू dx होता है। इसको आप याद रखिए, ठीक है, कि आपको किसी का भी मीन निकालना हो या एवरेज निकालना हो इस तरीके से निकालिएगा। अब हमें क्या करना है, ये आर स्क्वायर का मीन निकालना है, यही तो निकालेंगे हम आर स्क्वायर का मीन। अब इसी के अंदर देखो x की जगह क्या रख देंगे, आर स्क्वायर। f(x) का काम कौन कर रहा है हमारा, ये कर रहा है ρr, ठीक है, डेंसिटी कर रही है। तो हमें ये पता है, देखो यहाँ पे तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो तो स्फेरिकल होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, स्फेरिकल होता है। अगर स्फेरिकल होता है तो कौन से कोऑर्डिनेट यूज करेंगे हम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, आर, थीटा एंड फाई, ये कोऑर्डिनेट्स हम यूज करेंगे यहाँ पर। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल होता है और डेंसिटी भी जो है ना हमें वो आर में दे रखी है। आर समझते हो ना, आर थीटा फाई, तो आर में दे रखी है, इसलिए हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे इस एक्सप्रेशन के लिए।
अब देखिए फिर आपको रो आर तो दिया हुआ है, रो नोट ई की पावर माइनस आर बाय ए, और आर स्क्वेयर का मीन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स की जगह आर स्क्वेयर रख दिया, और फिर एफ एक्स की जगह रो नोट ई की पावर माइनस आर बाय ए, और वहाँ पर डी एक्स इसलिए रखा था क्योंकि वहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे, यहाँ पे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है, तो डी वी किसका लेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे ना, क्योंकि न्यूक्लियस स्फेरिकल है तो वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे, और यहाँ पे भी रो नोट ई की पावर माइनस आर बाय ए इंटू डी वी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है, स्फीयर है, तो यहाँ पे डी वी लेंगे, 3D के अंदर लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि जो स्फेरिकल के अंदर डी वी कितना होता है, आर स्क्वेयर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, आपको पता होना चाहिए कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो कैसे लिया जाता है, वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट कैसे होता है, आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। अब देखो फिर यहाँ पर आर स्क्वेयर ही है, ये रो नोट बाहर आ जाएगा, ई की पावर माइनस आर बाय ए हो जाएगा, डी वी की जगह क्या रख दोगे, आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है, बाय रो नोट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस आर बाय ए, आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, यही हो जाएगा आपका। अब देखो, और आपको पता होना चाहिए आर की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होती है, थीटा की लिमिट 0 टू पाई होती है, और फाई की लिमिट 0 टू 2 पाई होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर कहीं पे थीटा और फाई का नहीं है, तो साइन थीटा डी फाई, ठीक है, और साइन थीटा डी फाई, ये पूरी की पूरी वैल्यू इनकी क्या बन जाएगी, 4 पाई बन जाएगी, ठीक है। तो इसकी जगह आप पूरी की पूरी जगह आप क्या रख सकते हैं, 4 पाई रो नोट आ जाएगा, इंटीग्रेशन आर स्क्वेयर आर की पावर कितनी हो जाएगी, 4 ई टू दी पावर माइनस आर बाय ए इंटू में डी आर बाय, और 4 पाई यहाँ से आएगा इंटू रो नॉट इंटीग्रेशन आर स्क्वेयर ई टू दी पावर माइनस आर बाय ए इंटू में डी आर, ये चीज़ हो जाएगी आपकी। समझ पा रहे हो इसको, ये कैसे हो गया, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर साइन थीटा की कोई टर्म नहीं है तो साइन थीटा डी फाई, इस पूरे का जो एक्सप्रेशन का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो 4 पाई हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको ये मैथमेटिक्स में पता चलेगा जब आप करोगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा इससे। अब आपका आर स्क्वेयर का जो मीन है वो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन आर की पावर 4 ई की पावर माइनस आर बाय ए इंटू डी आर बाय इंटीग्रेशन आर स्क्वेयर ई टू दी पावर माइनस आर बाय ए इंटू में डी आर, और जो आर की लिमिट थी वो क्या ली थी, 0 से इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था गामा फंक्शंस, याद हो तो आप सभी को, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर गामा फंक्शन पढ़ा था कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m ई की पावर अल्फ़ा एक्स की पावर n इंटू डी एक्स किसके बराबर था आपका, 1/n, और गामा फंक्शंस ऑफ m प्लस 1/n बाय अल्फ़ा की पावर m प्लस 1/n, ये था आपका, ठीक है। ये गामा फंक्शन है m प्लस 1/n, m क्या है, x का पावर है, n क्या है, e की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स एन, इसका पावर है। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, a क्या था आपका, r की पावर 4 e की पावर माइनस आर बाय ए इंटू में डी आर, यही था। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है m कितना है, 4 है, और n कितना है, 1 है, और अल्फ़ा कितना है, 1/a है, यही चीज़ है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, फिर पुट अप करोगे तो 1/1 आ जाएगा, m की वैल्यू तो 4 है, n की वैल्यू 1 है, और अल्फ़ा की वैल्यू 1/a है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से गामा की वैल्यू m प्लस का 1, m क्या है 4, 5/1 बाय अल्फ़ा कितना है 1/a की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 5/1 लिखेंगे तो 5 ही लिख सकते हैं ना, तो ये 5 का
गामा बाय ए की पावर 5 कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और नीचे तो कुछ बचेगा ही नहीं आपका। फिर गामा फंक्शन ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल इंटू ए की पावर 5। तो 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ए की पावर 5, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, तो 24 ए की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी आपका। तो मतलब इस ऊपर वाले का तो आपने निकाल दिया, इसका इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी आर की पावर 4 ई की पावर माइनस आर बाय ए इंटू डी आर क्या आ गया, 24 ए की पावर 5 आ गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्या था, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी आर का स्क्वायर ई की पावर माइनस आर बाय ए इंटू डी आर। अब क्या करोगे आप कि इसके अंदर देखो क्या चीज़ है, m की वैल्यू तो 2 है, n की वैल्यू क्या है 1 है, और अल्फ़ा की वैल्यू 1 बाय ए है। तो अब क्या लिखोगे, 1 बाय एन गामा फंक्शंस ऑफ m प्लस 1 बाय एन बाय अल्फ़ा कितना है 1 बाय ए की पावर m प्लस 1 बाय एन। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो गामा फंक्शंस ऑफ 3 आ जाएगा, और बाय 1 बाय ए की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो वो ऊपर जाकर ए की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। गामा फंक्शन ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि आपको गामा फंक्शन ऑफ n क्या होता है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल होता है, अगर n क्या हो आपका इंटीजर हो तब। ठीक है, तो ये 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू में ए की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी आपका। तो इसका मतलब जो आप लिख रहे थे आर स्क्वायर का मीन वैल्यू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी आर की पावर 4 ई की पावर आर बाय ए इंटू डी आर बाय इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी आर स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस आर बाय ए इंटू डी आर। ऊपर वाले का एक्सप्रेशन 24 ए की पावर 5 आ रहा था, इसका 2 ए की पावर 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 12 ए का स्क्वायर। तो आपने मीन तो निकाल दिया 12 ए का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या क्या निकालना है, अब आपको कि आरएमएस रेडियस निकालनी है ना। तो आरएमएस रेडियस कैसे निकालोगे, जो आर स्क्वायर का मीन आया है उसका रूट कर दो, तो क्या आ जाएगा 12 ए स्क्वायर का आप क्या करोगे रूट, तो रूट 12 इंटू में ए आ जाएगा। अब जो रूट 12 है वो कितना आ जाएगा आपका 3.5 ए आ जाएगा। या क्वेश्चन क्या है, एक न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स इनटू 2 न्यूक्लियर पार्ट्स, मतलब एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियर पार्ट्स में टूट रहा है जिनकी वेलोसिटी का रेशियो 2:1 है। इसका मतलब एक न्यूक्लियस ले लिया, अगर आपको इसकी स्पीड की बात नहीं कर रहे तो वो रुका हुआ है, रेस्ट में है, वो 2 भागों में टूट रहा है। इसका मास m1 ले लेते हैं, इसका मास m2 ले लेते हैं, इसकी वेलोसिटी v1 ले लेते हैं, इसकी v2, और वेलोसिटी का रेशियो मतलब v1 बाई v2 कितना दे रखा है 2/1। इसकी रेडियस और उनका न्यूक्लियर साइज का रेशियो पूछ रहा है, न्यूक्लियर साइज का मतलब रेडियस का रेशियो ही पूछ रहा है। तो इसकी रेडियस r1 ले लेते हैं, इसकी रेडियस r2 ले लेते हैं। तो आपसे r1 बाय r2 पूछ रहा है, किसके बराबर होगा ये बताइए, r1 बाय r2 किसके इक्वल होगा आपका। आपको क्या निकालना था, r1 बाय r2 निकालना था। अब आपको पता है r किसके इक्वल होता है, r नॉट a की पावर 1/3। तो r1 बाय r2 कितना आ जाएगा, a1 की पावर 1/3 और a2 की पावर 1/3। तो इसका मतलब a1 बाय a2 की होल पावर कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी आपके पास। अब हम a1 और a2 कहाँ से लेके आए, ये हमारा मेन पॉइंट है। लेकिन हमें ये दिया हुआ था कि एक न्यूक्लियस है जो रेस्ट में है, वो डीके हो रहा है 2 न्यूक्लियर पार्ट में, और इसका मास m1 लिया था, इसका m2, इसकी वेलोसिटी v1 ली थी, इसकी वेलोसिटी v2, और v1 बाई v2 कितना दे रखा था हमें 2/1 दिया हुआ था। तो अब हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम क्या कर सकते हैं, हम कंजर्व कर सकते हैं। लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं तो देखो इसका तो कुछ लीनियर मोमेंटम है नहीं, इसका भी होगा, इसका भी होगा, और इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। लेकिन अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग न सोचे, सिर्फ मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग सोचे, तो इसके लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा। या फिर ये समझिए, अगर हम पहले देखो वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा इनिशियल। तो ये क्या आ जाएगा
तुम्हारा m1v1 वेक्टर इक्वल टू माइनस टाइम्स m2v2 वेक्टर आ जाएगा। यहाँ से देखिए आपको v1 वेक्टर बाय v2 वेक्टर कितना आ जाएगा, माइनस का m2 बाय m1। और अगर हम ये माइनस तो ये कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे v1 और v2, लेकिन हम तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो v1 बाई v2 कितना आ जाएगा, m2 बाय m1। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें ना सिर्फ, तो m1 v1 किसके बराबर कर देंगे, m2 v2 के बराबर कर देंगे डायरेक्ट। तो v1 बाई v2 क्या आ जाएगा, m2 बाई m1। तो m2 बाई m1 कितना आ गया आपका, v1 बाई v2 कितना दे रखा था, 2/1, तो इसको हम 2/1 के बराबर कर देते हैं। इसका मतलब आपका जो m2/m1 है वो कितना आ गया, 2/1 आ गया। और आपको ये पता है कि जो r1/r2 किसके इक्वल था, a1/a2 की पावर 1/3। और m2 या फिर m1 ये क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस का ही तो मास है, मास ऑफ न्यूक्लियस, ये भी हम मास ऑफ न्यूक्लियस ही करते हैं। और आपको ये पता है कि m अगर मास ऑफ न्यूक्लियस अगर जनरल बात करें तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, ये होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कितने न्यूक्लियॉन्स है, इनटू में मास ऑफ वन न्यूक्लियस, सही सॉरी मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स। मतलब एक न्यूक्लियन का मास को नंबर ऑफ न्यूक्लियन से गुणा कर दोगे तो मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा आपका। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं अब यहाँ पर कि जो m2 होगा वो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को हम a2 से लिखते हैं ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आपका मास नंबर ही होता है a, तो a2 और मास ऑफ वन न्यूक्लियन। और अगर हम m1 की बात करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन को a1 लिखेंगे उसके लिए, और मास ऑफ वन न्यूक्लियन आपका। तो अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं इन दोनों को, तो मास ऑफ वन न्यूक्लियन से मास ऑफ वन न्यूक्लियन कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस केस में आपका m2/m1 क्या आ जाएगा, a2/a1 आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब a2/a1 आपका कितना आ जाएगा, m2/m1। और m2/m1 हमें पता है कितना होता है, 2/1। तो यहाँ से आपको ये पता लग गया कि a2/a1 कितना होगा, 2/1 होगा आपका। अगर a2/a1 2/1 है तो r1/r2 क्या आ जाएगा, 2/1 की पावर 1/3। तो इसका मतलब 2 की पावर 1/3 रेशियो क्या आ जाएगा, 1। तो r1 रेशियो r2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि इनकी रेडियस का रेशियो 2 की पावर 1/3 रेशियो 1। अब देखिए अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 1/3 रेशियो 1। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस की 3.6 फर्मी है तो रेडियस ऑफ टेल्यूरियम न्यूक्लियस की पूछ रहा है क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की जो रेडियस है उसको r1 ले लेते हैं और टेल्यूरियम की रेडियस को r2 ले लेते हैं। और r जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की है वो कैसे वेरी करती है, a की पावर 1/3 के अकॉर्डिंग। तो r2/r1 क्या आ जाएगा, a की 2 की पावर 1/3 और a1 की पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वो तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। और r2/r1, a2 इसका मास नंबर कितना है, 125 की पावर 1/3 और a1 कितना है 27 की पावर 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3, 1/3 तो 5 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 3। तो r2/r1 कितना आ गया, यहाँ से 5/3 आ गया। अब देखो आपको क्या निकालना था, r2, तो 5/3 r1, और आपको r1 दिया हुआ था कितना था, 3.6 फर्मी था आपका। तो इसकी जगह 3.6 फर्मी रख दो, 5/3 गुणा में 3.6 फर्मी, तो ये कट जाएंगे। कटने के बाद इसका आंसर देखो, 5 गुणा में ये बच जाएगा 1.2 फर्मी। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर 6 फर्मी आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा आपका।